सभी अध्यापकों को नमन और सभी विद्यार्थियों को बहुत सा प्यार। आज मैं जिस विषय पे आपसे बात साझी करने जा रहा हूँ उसका संबंध इतिहास से है। तो आज का विषय है इतिहास के पन्नों से। आज इतिहास के जिस पात्र का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो पात्र नेताओं का नेता है। गोपाल व्यास नीरज ने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी थी, नाम था खूनी हस्ताक्षर। उन्होंने लिखा कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। तो गोपाल व्यास नीरज की इस कविता का संबंध नेताओं के नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ था। तो बात नेताओं के नेता की, आज जिनका जन्मदिन है, आज ही के दिन उड़ीसा जो हमारा राज्य है उसमें कटक नाम का एक शहर है जिसमें एक बंगाली परिवार रहता था, जिसके मुखिया जो थे उनका नाम था जानकी दास बोस और उनकी पत्नी प्रभावती। तो एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी जिसको हम प्रेरणादायक कहानी भी कह सकते हैं, जो कि आपके जीवन में एक नया रंग, एक नया मोड़ ला सकती है, वो साझी कर रहा हूं। जानकी दास बोस जो कि पेशे से वकील थे, बंगाली परिवार था, अमीर परिवार था। तो इनकी 14 संतानें थी, 6 बेटियां और 8 बेटे। उसमें 9वें नंबर पर, 9th नंबर पर जो बेटा था उसका नाम सुभाष था। सुभाष को एक बार उनके पिता, जैसे कि आम सभी डैडीज पिता अपने बच्चों को कह देते हैं कि तू केड़ा वड्डा होके अफसर बन जाना। सो एक बार उन्होंने ऐसा ही बोला कि तुमने कौन सा बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाना है। बात सुभाष नाम के उस बच्चे के दिल पे असर करती है। वो स्टडी करनी शुरू करता है। 7 महीने 7 मंथ्स दिल लगाकर पढ़ता है और 1920 में वो ICS का एग्जाम देता है। सुनने वाली बात है, ICS जैसे आज IAS का एग्जाम है इंडिया का सबसे बड़ा, जिसको हम परीक्षा बोलते हैं। तो उस समय जबकि देश आजाद नहीं हुआ था, ICS का एग्जाम दिया सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लिश मीडियम में, और ये एग्जाम जो था उन्होंने इंग्लैंड में जाकर दिया। सुभाष चंद्र बोस का जो पूरी परीक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे थे उसमें नंबर कितना आया? 4था नंबर, 4th रैंक। और ऐसी परीक्षा जिसकी तैयारी करने के लिए अंग्रेज 5 साल लगाते थे, इसने 7 महीनों में ये एग्जाम जो था वो क्लियर करके 4थे नंबर पे आया। अब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी वो जो हठ था, जो प्रण था, वो पूरा करके दिखाया। अपने पिता की बात को जो था पूरा किया कि देखो अंग्रेजों ने मुझे कलेक्टर घोषित कर दिया है। कलेक्टर मतलब कि उस समय की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक, जैसे आज DC होते हैं वैसे कलेक्टर, तो वो सबसे बड़ी पोस्ट जो थी वो सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने ऑफर की। अब सुभाष चंद्र बोस उस पोस्ट को, कलेक्टर की पोस्ट जो है वो ठुकरा देते हैं और वो भारत आते हैं और जंग आजादी में शामिल हो जाते हैं। पिता को दिल का दौरा पड़ जाता है, क्यों कि बेटे ने कलेक्टर की नौकरी इतनी बड़ी छोड़ दी और ये किस लाइन पे चला गया? देश की आजादी की लाइन पे, जहां पर जगह जगह पे मौत खड़ी है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पीछे नहीं हटे। उन्होंने गांधी जी को अपना गुरु बनाया। देश की आजादी में सभी के प्रिय 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 होते गए। और एक समय ऐसा आया जब 1938 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो उसके प्रेसिडेंट घोषित हुए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। ये बात सुनने वाली है, थोड़ा वर्ड फिर सुनिए। राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, क्योंकि पढ़े लिखे थे, ज़हीन थे, बहुत बुद्धिमान थे।
और सही मायनों में नेता थे। सही मायनों में नेता वो होता है जो केवल मंच पर भाषण नहीं करता, बल्कि वो जनता की जो मुश्किलें होती हैं उसके लिए दिन रात एक करके कोई ना कोई हल या कोई ना कोई प्रयास ढूंढ के लाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, जिसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि अगर देश आजाद होगा तो इस देश के लोगों को, इस देश के नौजवानों को रोजगार कैसे देना है, क्योंकि हम सबकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसी पर तो जीवन टिका है। और एक नेता को अपनी प्रजा के लिए और अपने देश की जनता के लिए रोटी कपड़ा और मकान की मैक्सिमम सहूलतें जो हैं उसके विषय में चिंतन करना होता है। तो ये बात सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल हटकर की और नतीजा क्या निकलता है, सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो गांधी जी को खटकने लगे। गांधी जी को ये उनका जो स्टेप था वो पसंद नहीं आया। नतीजा क्या हुआ कि थोड़ी सी गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन यहाँ सही कौन थे, यहाँ शिष्य सही था, क्योंकि वो अपने देश की अपार जनता के लिए सोच रहा था। तो यहाँ पे 1939 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो चुनाव होते हैं और गांधी जी अपनी तरफ से कोई दूसरा प्रतिद्वंदी सुभाष के सामने खड़ा करते हैं और वो प्रतिद्वंदी हार जाता है। सुभाष चंद्र बोस को पसंद किया जाता है और वो जीत जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इसे अपनी हार कहकर बुलाते हैं, संबोधित करते हैं कि ये मेरे प्रतिद्वंदी की हार नहीं हुई, ये मेरी हार हुई है। तो नेताजी इतने स्वाभिमानी थे कि उन्होंने उस पद को, उस प्रेसिडेंटशिप को ठुकरा दिया और वो बिल्कुल अलग राहों पे निकल पड़े। अब 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 टू 1945 दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अब दूसरा विश्व युद्ध जो चल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि हमने भारत को आजाद करवाना है। तो भारत में जो लोग राज्य कर रहे थे उनका संबंध इंग्लैंड से था, यूके से था। जो गोरे लोग थे वो यूके या इंग्लैंड के थे। अब सुभाष चंद्र बोस उनके प्रतिद्वंदी या उनके दुश्मन जो दूसरे वर्ल्ड वार में थे वो जर्मनी जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, और उन्हें वहां पे विश्व का एक बहुत महान तानाशाह नेता मिलता है, बहुत ऊंचा नाम, जिसका आज तक इतिहास की किताबों में वर्ल्ड लेवल पे जिक्र किया जाता है, एडोल्फ हिटलर। ये एडोल्फ हिटलर से जब वो मिले सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को फ्यूरेर कहकर संबोधित किया। अब जर्मन भाषा में फ्यूरेर का अर्थ होता है नेताओं का नेता, और एडोल्फ हिटलर की जो इनसाइट थी, जो दृष्टिकोण था, जो उनका सोचने का ढंग था किसी व्यक्ति को परखने का, वो कितना महान था कि उन्होंने पहचान लिया कि ये व्यक्ति वाकई बहुत नेताओं का नेता है, इसमें वाकई लीडरशिप क्वालिटी बहुत उच्च कोटि की है। तो होता क्या है कि एक बात और जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, साझी होनी चाहिए, कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, हम सभी को पता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नजर में भारत आजाद कब हो गया? 21 अक्टूबर 1943 को इंडियन नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी और दुनिया में 9 देशों की मान्यता मिली उसे। यही बात आकर खत्म नहीं हुई। आजाद हिंद फौज, हम सभी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज दोनों का चोली दामन का साथ है। हमारे इतिहास की किताबों में भी है। बच्चों को, विद्यार्थियों को, हमें, जब मैं भी विद्यार्थी था तो ये प्रश्न हम किया करते थे, आजाद हिंद फौज के बारे में लिखे, तो आजाद हिंद फौज का मतलब है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश के लिए एक आर्मी भी तैयार कर दी थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। इसमें सिर्फ
नौजवान ही नहीं थे, ये औरतों के लिए भी उन्होंने एक रेजिमेंट तैयार किया था आजाद हिंद फौज का, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ये औरतों के लिए सेना थी। यही नहीं, उन्होंने बच्चों के लिए भी एक सेना तैयार की थी भारत की आजादी के लिए, जिसका नाम था नौजवान बाल सेना। तो ये कितनी जबरदस्त उनका दृष्टिकोण था कि उन्होंने हर उम्र हर वर्ग को इसमें शामिल किया, शक्ति में शामिल किया कि शक्ति का प्रदर्शन करो और देश की आजादी को हासिल करो। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक और जो बहुत जबरदस्त फैसला लिया, वो भारत की धर्मनिरपेक्षता के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। मैं आप सबको बताता चलूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस आजाद हिंद फौज के जो तीन जर्नैल जो उन्होंने घोषित किए थे, वो भारत की धर्मनिरपेक्षता को बहुत उच्च दर्जे पर दर्शाते हैं। इनकी जो तीन जर्नैल उन्होंने बनाए थे, उनका नाम, उसमें एक मुस्लिम था, एक सिख समुदाय से था, एक हिंदू समुदाय से था। तो मुस्लिम समुदाय से जो जर्नैल इन्होंने बनाए थे आजाद हिंद फौज के, वो थे शाह नवाज हुसैन। और सिख समुदाय से इन्होंने जिस जर्नैल को घोषित किया था, उनका नाम था गुरबख्श सिंह ढिल्लों। और तीसरे हिंदू समुदाय से जो जर्नैल इन्होंने लिए थे, उनका नाम था PN सहगल। तो बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी नेताजी की कि जो उन्होंने भारत के लोगों को दी। यही नहीं, नेताजी का कमाल का कार्य यह है कि 1943 में उन्होंने देश की 33 करोड़ जनता, 1943 में भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 33 करोड़ थी, 33 करोड़ की अपार जनता के लिए नीति निर्माण का गठन भी कर दिया था कि देश आजाद होना है तो देश की आजादी के बाद कैसी नीतियां बनाई जाएं कि सभी के सर पर छत हो, सभी को खाने के लिए खाना मिले, रोटी मिले, और सभी के तन जो हैं वो कपड़े से ढके हों। ये हर देश की बहुत बड़ी डिमांड होती है, खास करके भारत जैसे गरीब देश की तो यही एक सबसे बड़ी जो थी जरूरियात थी उस समय की, जिसके बारे में नेताजी ने सोचा था। लेकिन जो हीरो होते हैं आखिर उन्हें जाना होता है, जो हीरो होते हैं, असली हीरो जो होते हैं, उन्हें मर मिटना होता है। यही बात खास थी भगत सिंह में और सुभाष चंद्र बोस में, जिनमें जो बहुत पैशनेट थे, जिनमें बहुत जुनून था, और ये दोनों ही अपने देश के लिए कुर्बान हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी डेथ के बारे में 28 अगस्त 1945 को कहा जाता है कि इनका विमान जो था वो क्रैश हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसमें जलकर मर गए। इनकी डेथ के बारे में बहुत सी और भी धारणाएं हैं कि ये जिंदा रहे या फिर इनको मरवा दिया गया, इनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन हम जो ऐतिहासिक तथ्यों पर अगर जाएं तो वो जो डेट है हमारे पास 18 अगस्त 1945 की, उसको ही मान्यता देंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शादी हुई? जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शादी हुई और इनकी सेक्रेटरी थी जिसका नाम था एमिली, जो कि ऑस्ट्रियन थी, ऑस्ट्रियन जिसकी राजधानी वियना है। तो वहां की एक युवती थी एमिली, जिनके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शादी हुई। इनसे एक बेटी भी हुई जो आज भी है, जिनका नाम अनीता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। तो मेरा ये आग्रह है कि सभी विद्यार्थियों से कि जो बातें आपसे साझी की हैं वो आप उनको नोट भी करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपको बताई है, आपके साथ साझा की हैं, उनको हमेशा याद रखें, क्योंकि इतिहास याद रखने वाली बातें होती हैं। इतिहास को याद रखने वाली कौमें कभी भी उनका पतन नहीं होता। नेताजी का एक नारा था, दिल्ली चलो। तो जब भी कभी परीक्षा में आता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब हम कह देते हैं दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। इस छोटे से वाक्य में भी एक बहुत बड़ी गहराई है। दिल्ली चलो छोटा सा नारा था, इसका अर्थ क्या था कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली अंग्रेजों की नहीं है, दिल्ली हमारी है, तो दिल्ली चलो, ये इसके मायने थे।
कि हमारे देश की राजधानी में हमें जाना है, दिल्ली चलो, उस पर कब्जा करो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज जयंती पर सभी विद्यार्थियों को बहुत सा प्यार, और अपने इतिहास के चैप्टर को आप सदा याद रखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो थी इतिहास के पन्नों में से कुछ ना कुछ मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। सभी अध्यापकों को, अध्यापक साथियों को मेरा आग्रह है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो मैंने आपके साथ साझा की है, अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ भी साझी कर सकते हैं। और जो आपका चिंतन है उसके बारे में मुझसे, अगर मेरे से इतिहास का बखान करने में कोई गलती हुई है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। क्योंकि हम सभी अध्यापक जितने भी हैं, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य के हैं, हम सभी गुणी हैं। सभी अध्यापक जो हैं वो विद्वान हैं अपने अपने विषय के। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर मेरी वार्तालाप कैसी लगी, और अगर पसंद आई है तो इसको साझा जरूर करें। यही नेताजी के प्रति जो होगी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो फिर गोपाल व्यास नीरज की वही कविता की चंद लाइनें जो हैं वही बच्चों को जरूर मिलनी चाहिए कि वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। जय हिंद, जय भारत और जय नेताजी।